गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एज अ लर्निंग एंड पेडागोजी से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये आपके विगत जो सीटेट है या जो स्टेट का टेस्ट है उसमें आ चुका है, उसी क्वेश्चन का हमने लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो 3 क्लास है वो आपको पहले ही करा दिया गया है। यदि आप उस 3 क्लास को देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एमसीक्यू को ये कर पाएंगे। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है तो कौन सा अवस्था है। यानी तार्किक यानी लॉजिकली क्या है, बच्चा सोचने लग जाता है यानी तर्क करने लग जाता है और सोचता है तार्किक रूप से, तो कौन सा अवस्था में सोचता है। इसमें दिया गया है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियामक अवस्था, पूर्व संक्रियामक अवस्था या मूर्त संक्रियामक अवस्था। तो बच्चा जब क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10-11 साल का हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। तो ये किस स्टेज में है, यहाँ देखते हैं मूर्त संक्रियामक अवस्था, यानी जो मूर्त है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4। मूर्त संक्रियामक अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सोचने में सहायक कारक निम्न में से कौन सा है। यानी सोचने में बच्चा जो थिंकिंग करता है उसमें कौन सा चीज़ है, सहायता प्रदान करता है। जैसे प्रत्यक्षीकरण है, यानी प्रत्यक्षीकरण बच्चा सामने जो कुछ देख रहा है उसके बारे में सोच रहा है, उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। कल्पनाशीलता है, यानी कल्पना के आधार पर बच्चा सोचता है, कल्पना कर रहा है, यानी जो चीज़ उसके सामने नहीं है वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके पूर्व जो नॉलेज है उसी को सोच रहा है, स्मरण कर रहा है, कल्पनाशीलता। अनुभव है, जो पहले घटित हो चुका है बच्चे के जीवन में, जिसका वो अनुभव कर चुका है, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा, यानी सोचने में सहायक, यानी यहाँ पे क्या है, जो प्रत्यक्षीकरण है बच्चा के सोचने में ये भी सहायक है, कल्पनाशीलता भी है, अनुभव भी है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं, निम्न में से यह किसका मत है। यानी बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं, किसने कहा था, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, पियाजे, स्किनर, पेवलव या कोहलबर्ग ने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये पियाजे ने, यानी जीन पियाजे ने कहा था। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है। यानी बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, किसने कहा था, पियाजे, क्रो, स्किनर या पेवलव ने, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने यह बात, यानी ये सेंटेंस कही थी। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, क्रो ने कहा था कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है। अमूर्त विषयों के वस्तुओं के विषय में, व्हेन डज अ चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। इसमें है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था में। इसमें से है जो अमूर्त है, जो चीज़ उसके सामने नहीं है, जो मूर्त नहीं है, उसके बारे में बच्चा सोच रहा है। यानी बच्चा क्या थोड़ा बड़ा हो गया है तब ऐसा कर सकता है, नहीं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट नहीं, जो मूर्त होता है, कॉन्क्रीट चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व किशोरावस्था, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3। यानी पूर्व किशोरावस्था में क्या है, बच्चा अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू करता है, और किशोरावस्था में तो लॉजिकली सोचना शुरू करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका नंबर 3। नेक्स्ट है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। यानी बच्चे का जो ये सोचने की प्रक्रिया है, यानी इसमें बताया गया जो किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया, यानी सोचने का रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना या अनुकरण के आधार पर सोचना। यानी सारे तरह के सब बच्चे सोचते हैं, सबसे उच्च जो है किसके आधार पर माना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3, यानी तर्क के आधार पर सोचना, या तर्क के आधार पर जब बच्चा सोच रहा है इसी को सबसे उच्च कोटि का माना गया, क्योंकि इसमें बच्चे की भाषा संप्रेषण भी क्या होता है, विकसित होता है। बच्चे का जो लॉजिकली जो सोच रहा है उसका जो दिमाग पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। यानी तर्क के आधार पर बच्चा क्या कर रहा है, थिंक लॉजिकली। इसमें क्या चाहिए, भाषा संप्रेषण में निपुणता,
असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति। यानी किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचना है, इसके लिए क्या आवश्यक है, यानी बालक क्या करेगा, तर्क के आधार पर सोच रहा है, लॉजिकली सोच रहा है। सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है उसकी भाषा संप्रेषण में निपुणता। बालक जितने अच्छे तरीके से अपनी भाषा को संप्रेष कर पाएगा, जितने अच्छी तरह से भाषा को बोल पाएगा, जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, उतना अच्छा तरीका से क्या करता है, वो सोच सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? जो क्रिया एक्शन ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी क्रिया प्रसूत का जो अनुबंध है, किसने किया? स्किनर है, वाइगोस्की है, पियाजे है, पेवलॉव है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंध का जो नियम है। नंबर 9, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि, यानी अधिगम जो है लर्निंग का जो प्रोसेस है वो उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। यानी 4 में से कौन सा ऑप्शन आप अपनाएंगे जिससे क्या होगा, जो लर्निंग प्रोसेस जो है कक्षा में उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 1 यानी बताया गया जो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, यानी वास्तविक दुनिया यानी जो बच्चा है उससे रिलेटेड जो उसकी दुनिया है उससे उसका उदाहरण को लेंगे तो बच्चा इसमें क्या होगा, रुचि लेगा, बच्चा इसमें संतुष्टि का अनुभव करेगा और बच्चा क्या होगा, जल्दी जल्दी उस चीज़ को सीखेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1। इसके बाद है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? यानी पुनर्बलन जो रेनफोर्समेंट है उस पर बल दिया। तो है लेविन है, हल है, स्किनर और कोहलर है। और इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 3 जो आपका है स्किनर। ये आपका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी वर्दीमर, थॉर्नडाइक, कोफ्फा और कोहलर। यहाँ बताया गया जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत संबंधित नहीं है, यानी नहीं दिया, इनसाइट थ्योरी। तो वर्दीमर ने दिया था, कोफ्फा और कोहलर ने दिया था। तो किसने इसे नहीं दिया था? थॉर्नडाइक ने। इससे संबंधित नहीं है जो इनसाइट थ्योरी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है, क्या है? अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि या ये सभी। यानी सीखने के लर्निंग जो है बच्चों में लर्निंग एलिमेंट सबसे आवश्यक क्या है? तो अभ्यास बहुत ही जरूरी है, तत्परता यानी तैयार, यानी बच्चे तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे। अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट जो सूझ जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। अर्थात इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4। यानी ये सभी यानी तीनों चाहिए बच्चों में सीखने के लिए, ये तीनों आवश्यक है। नेक्स्ट है, सीखने के लिए निम्न में से जरूरी है, क्या जरूरी है? केवल अभ्यास, केवल अनुभूति, 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने के लिए बताया सबसे जरूरी अभ्यास भी जरूरी है और अनुभूति भी जरूरी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1 एवं 2 दोनों, यानी 3 नंबर ऑप्शन जो क्या है ये सही है। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है। जो सीखने का नियम है क्या आवश्यक है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम। तो रटने का नियम तो ये सही नहीं है, आपको बहुप्रतिक्रिया का नियम बताया गया है और तत्परता का नियम बताया गया है। इसमें से देखना है तो बहुप्रतिक्रिया और तत्परता के नियम में से कौन ज़्यादा प्रॉपर है। बताया गया बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है, सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा नियम है? तो वो क्या है? तत्परता का नियम। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे तैयार है कि नहीं है सीखने के लिए, ये सबसे जरूरी है ना, आवश्यक है। बच्चे तैयार तब उसको हम क्या करेंगे? सिखाना शुरू करेंगे। जब सिखाना शुरू करेंगे यानी अधिगम का प्रक्रिया शुरू होगा तब बच्चे क्या करेंगे? बहु प्रक्रिया का नियम लागू करके सीखेगा। लेकिन यदि बच्चे पहले तत्पर ही नहीं है तो बहु प्रक्रिया का नियम बाद में आएगा ही नहीं। इसीलिए सबसे जरूरी क्या है? ये है आपका नंबर 3 यानी तत्परता का नियम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था उसका प्राइमरी रूल था, सेकेंडरी रूल था। प्राइमरी रूल्स का जो 3 भाग है
इसमें कौन सा इसमें नहीं है? जैसे प्रभाव का नियम है, आत्मसात का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है। तो थॉर्नडाइक ने क्या है? नहीं है। तो प्रभाव का नियम जो है यानी लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक ने दिया था। लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो है अभ्यास का नियम दिया था। लॉ ऑफ रेडीनेस जो है रेडीनेस यानी तत्परता का नियम दिया था। तो थॉर्नडाइक ने क्या नियम दिया था? लॉ ऑफ एसिमिलेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नंबर 2 आत्मसात का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। ये उससे संबंधित नहीं है थॉर्नडाइक से। नेक्स्ट है बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है। प्रभावशाली बनाना है यानी बच्चे सीख रहे हैं और अच्छा से सीखे और जल्दी जल्दी सीखे, अच्छी तरह से ग्रहण करे, जो लर्निंग प्रोसेस उसका अच्छा से हो। तो आवश्यक है, क्या जरूरी है? दंड देना। दंड तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसका उपयोग ही नहीं करना है, दंड देना ही नहीं। बच्चों का आप दंड नहीं दे सकते हैं। तो पुरस्कार तो दे सकते हैं लेकिन दंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि प्रभावशाली है यानी पुरस्कार भी आप बार बार पुरस्कार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी प्रभावशाली नहीं है। तो आपका एक भी सही नहीं है, 2 भी सही नहीं है, 1 एवं 2 दोनों सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4 क्या है? सही इसका ऑप्शन है। बच्चों का विद्यालय उपलब्धियों में असफल होने का प्रमुख कारण है। बच्चों का विद्यालय उपलब्धियों में असफल होने का प्रमुख कारण है, जो विद्यालय में बच्चे जो असफल होते हैं, अभ्यास की कमी, तत्परता की कमी, विद्यालय छोड़कर भाग जाने की आदत या उपरोक्त सभी। तो अभ्यास की कमी भी है, बच्चे यदि अभ्यास नहीं करेंगे उस चीज़ को भूल जाएंगे और उसके असफलता का कारण बनेगा। तत्परता की कमी, बच्चे तत्पर नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे तो उसका लर्निंग प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा, तो वह असफल होंगे। विद्यालय छोड़ के भाग जाएंगे, ये भी सही है, यानी विद्यालय छोड़ के भाग जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, कौन सा अधिगम का प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। तो उपरोक्त सब यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 4। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में बच्चों का प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण हो सकता है। यानी आपकी कक्षा में बच्चों का जो प्रदर्शन है गिर रहा है धीरे धीरे, इसका प्रमुख कारण क्या है? तत्परता, अनुकूल वातावरण, अभ्यास की कमी, इसमें से कोई नहीं। तो बताया गया है प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रेन इन योर क्लास इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अभ्यास की कमी, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? उसका परफॉर्मेंस गिरता चला जा रहा है। यानी अभ्यास करेंगे तो उस चीज़ में क्या हो रहा है? कुशल हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस तो चल ही रहा है जो क्लास में है, यानी अभ्यास उसको बार बार वो नहीं कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 3। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत ही शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है बहुत ही शीघ्रता से सीख जाते हैं लेकिन कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं, इसका कारण क्या है? अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो बताया गया है कि कुछ बालक सीख रहा है जल्दी, कुछ बालक नहीं सीख पा रहा है, तो इसमें क्या है? जो पहला ऑप्शन जो है वो सही है कि अधिगम व्यक्तिगत होता है, यानी लर्निंग इज पर्सनल। सभी बच्चों में क्या होता है? जो अलग अलग होता है, इसीलिए क्या हो रहा है? कुछ बालक इसको सही से आत्मसात नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे सीखते हैं। नेक्स्ट है यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त सभी। तो बता रहा है जो भावना का जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धि में सफल होना है, यानी सफलता के लिए, यानी बच्चे सीख सके, उसको आत्मसात कर सके, इसके लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? तो देखते हैं बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, ये भी सही है, यानी बच्चे हैं उसके बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे तो बच्चे और जल्दी जल्दी सीखेंगे, वो क्या होंगे? सफल होंगे, यानी 1 नंबर सही है। बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, यानी बच्चों का यदि आप मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छा से मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो बच्चे क्या होंगे? उस चीज़ को सीखेंगे और सफल होंगे, उसमें मन लगाएंगे, उसके लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे, ये भी सही है। वो अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, यदि बच्चे सही से नहीं सीख पा रहा है तो आप अच्छी विधि, जो उचित विधि है जिससे बच्चे सीख सके, इसका आप प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी बच्चा क्या होगा? सीखेगा। तो ये आपका क्या होगा? नंबर 4 क्या है? सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में
शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, या पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, या शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना बहुत सुदृढ़ होता है, या किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। यानी क्या कर रहा है वो, पूर्व जानकारी को नई जानकारी के साथ जोड़ रहा है, यानी एसिमुलेट कर रहा है। तो अगर नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ए क्या इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? यानी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है, जो पहला ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, नंबर ए। नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यानी बच्चा क्या रहा है, अतीत यानी पहले जो है वो कर चुका है, उसको पहले का अनुभव है, उसी के आधार पर वो नया क्या कर रहा है, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये किसका, सीखने का सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, सीखने का प्रभाव नियम है, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या सीखने का तत्परता का नियम है? किस नियम से रिलेटेड है? यानी बच्चा अपने पूर्व का जो नॉलेज है उसको क्या कर रहा है, नए नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। तो सीखने के क्या हो जाएगा, ये सादृश्यता का नियम, यानी ए नंबर क्या है, सही है। लॉ ऑफ क्या है, सिमिलरिटी है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यानी शिक्षक कर रहा है विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास। तो शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी किससे रिलेटेड है? तो क्या हो जाएगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड होगा, यानी एडुकेशन साइकोलॉजी से, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर एक, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, कौन सा कथन है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, ये सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, ये बता रहा है कि सिर्फ यही एकमात्र है जो अधिगम प्राप्त हो सकता है, जहाँ नहीं, बहुत जगह जहाँ से आप सीख सकते हैं, अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? यानी किसने बढ़ावा दिया? तो इसमें पहला ऑप्शन है गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने, या पेवलोव है, जीन पियाजे या वाइगोस्की है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गेस्टॉल्ट जो है सिद्धांतवादी उन्होंने दिया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग उसको दिया था। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक विषय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यानी अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन क्या करता है, जो नए सीखने वाले हैं उसको अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी उसमें और वो आनंद प्राप्त करता है, संतुष्टि प्रदान करता है और वो नया नया चीज़ सीखता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नंबर डी, जो क्या है सही ऑप्शन है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण करेंट व्यू की मान्यता है, यानी बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है द रिकॉग्निशन ऑफ द करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड इज, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। और इसका सही उत्तर क्या है,
इसका सही उत्तर है नंबर डी, क्योंकि बचपन क्या है, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसी में क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी होता है और बहुत ज़्यादा उसका क्या होता है, परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, स्वास्थ्य का परिवर्तन, सोच का, दिमागी विकास, सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, अल्पवयस्क का बच्चा है यानी छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए, उसका जो अधिगम है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए। निषेधात्मक नेगेटिव, ये तो गलत उत्तर है, पेरेंट्स का रोल नेगेटिव नहीं होगा। प्रोएक्टिव है, संवेदनात्मक है, उदासीन है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। और संवेदनात्मक, ज़्यादा संवेदनात्मक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे का अधिगम में असुविधा होता है, इसलिए क्या है, अग्र सक्रिय यानी प्रोएक्टिव होना चाहिए जो है पेरेंट्स का रोल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, बच्चे जो है, हाउ डज द चाइल्ड लर्न, तो बच्चा पुस्तकें पढ़कर, पूछकर, परिचर्या द्वारा और कई प्रकार से। तो बच्चे जो सीखते हैं सिर्फ एक चीज़ से नहीं सीखते हैं, बहुत सारे चीज़ से सीखते हैं, किताबों से भी सीखते हैं, या आप आजकल तो टीवी और मोबाइल आ गया है वहाँ से भी सीखते हैं, जो समाज में देखता है वहाँ से सीखते हैं, घर का जो वातावरण है वहाँ से सीखते हैं, खेल के मैदान से, कई प्रकार से, बहुत सारे चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। तो सही है, पुस्तकें पढ़कर, पूछकर, डिस्कशन द्वारा, कई प्रकार से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर डी, कई प्रकार से सीखते हैं बच्चे। निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है, एक अच्छा अध्यापक, यानी सबसे अच्छा क्या, एक अच्छा अध्यापक क्या करता है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो एक अच्छा अध्यापक को कैसा होना चाहिए, तो एक अच्छा अध्यापक यहाँ पर बताया गया है जो सिर्फ वो व्याख्यान विधि को करेगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या है, व्याख्यान विधि को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए क्या होगा, सही नहीं है। प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, तो प्रायः सिखा रहा है प्रदर्शन के माध्यम से, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे प्रायः शब्द है, मतलब कभी कभी सिखा रहा है, सब समय नहीं सिखा रहा है। जो तीसरा ऑप्शन से इसमें बताया गया है, जो विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी जो अध्यापक है हमेशा क्या एक्टिव है, हमेशा एक्टिव है, हमेशा क्या सिखा रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, जो प्रेरित कर रहा है किस सीखने के लिए। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी लर्निंग प्रोसेस में बच्चे क्या कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो आप इसमें से किसको सही मानते हैं, जो त्रुटि कर रहे हैं बच्चों द्वारा, जो भूल हो रहा है। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, क्या ये कथन सही है, या त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, या विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं, थोड़ा सा छूट आप दे रहे हैं, तो कौन सा कथन क्या है, सही है। तो पहला, जो विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी सभी चीज़ क्या है, कोई भी विद्यार्थी क्या हर चीज़ को नहीं जानता है, वो नया नया से सीख कर रहा है तो भूल तो होगा ही। आपका ये ऑप्शन गलत है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, ये क्या है आपका सही है, यानी ये एक हिस्सा है, यानी क्या है, जो गलती है, जो एरर है, यानी लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम प्रोसेस का क्या एक हिस्सा है, क्योंकि बच्चे त्रुटियाँ करेंगे, गलती करेंगे, फिर उससे क्या होगा, नया चीज़ सीखेंगे, गलती कर कर के ही सीखेंगे, इससे पता चलेगा कि बच्चे के कहाँ पर असुविधा है, उसको वहाँ पे मदद की जाती है, यानी ये क्या है, अधिगम प्रक्रिया का क्या एक भाग है। विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती है, ये भी पूरा सही नहीं है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियाँ कर सकते हैं, ये भी सेंटेंस सही नहीं था। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर बी, त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, व्यक्तिगत कारक के बारे में बताया गया, जो पर्सनल फैक्टर है उसके बारे में बताया गया है। अधिगम को प्रभावित करने वाला संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये क्या है, समवयस्क समूह है, अध्यापक है, परिपक्वता एवं आयु है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है क्या है, उसका व्यक्तिगत कारक नहीं है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो ऑडियो वीडियो मीडियम है, जो विजुअल है या स्पीकर है, जो कोई भी है, या कम्युनिकेशन का तरीका किताब है, कुछ भी है, या न्यूज़पेपर है,
जो ये क्या है, उसका बाहरी कारक है, जो उसका पर्सनल नहीं है। पीयर ग्रुप है, उसके दोस्त है, सगे संबंधी हैं, जो भी हैं, ये भी क्या है, बाहर के, यानी उसका बाहरी कारक है। यहाँ पे बताया गया है उसका पर्सनल फैक्टर क्या है, टीचर्स हैं, टीचर्स भी क्या है, उसका पर्सनल नहीं है। तो क्या है, मैच्योरिटी एंड एज, यानी जो परिपक्वता एवं आयु है, ये आपका सही ऑप्शन है। ये क्या है, उसका व्यक्तिगत कारक है, जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर डी। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता, यानी लर्निंग डिजेबिलिटी का लक्षण है। जो लर्निंग डिजेबिलिटी का क्या लक्षण हो सकता है, यहाँ पे भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अभिप्रेरणा का अभाव या अवधान संबंधी बाधा विकार, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। तो आपने पढ़ा था अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर पढ़ा था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो अवधान संबंधी जो बाधा है, ये आपका क्या है, सही उत्तर है, जो क्या है, लर्निंग डिजेबिलिटी का लक्षण है। सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो सीखने को प्रभावित कर रहा है, यानी ये प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, या उत्सुकता और इच्छा शक्ति जो विल पावर, या उपयुक्त सभी। इसमें से देखते हैं हम, जो शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी शिक्षा डिपेंड करता है, यानी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का अधिगम क्या होगा, सही नहीं होगा, सही से नहीं सीख पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चों का होना जरूरी है। ये क्या है, सही है, यानी प्रभावित कर रहा है सीखने को। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, यानी मोटिवेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन लेवल, ये भी क्या है, सही है, यानी बच्चे को क्या है, प्रेरणा मिल रहा है, उपलब्धि पर प्रेरणा मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, तो बच्चे में और मोटिवेट हो रहा है, ये भी उसको प्रभावित करता है। उत्सुकता और इच्छा शक्ति यानी विल पावर, ये भी है, बच्चे क्या हैं, उत्सुक हैं, तत्पर हैं, तैयार हैं, तो जल्दी सीखेंगे। इच्छा शक्ति, उसका विल पावर है तो और अच्छा से सीखेगा। यानी आपका तीनों ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, विकासवादी, रचनावादी, व्यवहारवादी या संज्ञानवादी। और ये इसका सही उत्तर क्या है, नंबर सी, व्यवहारवादी सिद्धांत पर क्या है, ये निर्भर है या उससे संबंधित है। शिक्षार्थी को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी शिक्षार्थी को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, तो विद्यार्थी यदि समूह में कार्य कर रहा है, सक्रिय है, अंतर्क्रिया कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो ए नंबर तो करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, इसमें भी ये क्या है, सही है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, यहाँ पर क्या बताया है, याद करने के लिए, यानी रटने के लिए। तो क्या करना है, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी, जो नहीं करना है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के सीखने में जो कमी रह गई है, जो गैप रह गया है, तो उसके निदान हेतु क्या करना है। सघन अभ्यास कार्य या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या समुचित उपचारात्मक कार्य जो है, एप्रोप्रिएट रेमीडियल एक्शन। यानी बच्चों में क्या है, जो कुछ कमी रह गया, जो बच्चे कुछ भूल कर गए हैं, जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको समुचित उपचारात्मक कार्य एप्रोप्रिएट रेमीडियल एक्शन करना पड़ेगा। तो सही उत्तर क्या जाएगा इसका, नंबर डी क्या है, इसका सही उत्तर है। 39, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देगा, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या जो तटस्थता है उसकी भावना को, न्यूट्रलिटी की भावना को बढ़ावा देगा। तो एक अच्छा अध्यापक बच्चों में क्या करेगा, कंपटीशन नहीं करवाएगा। इससे क्या होगा, जो बच्चे जीत जाएंगे उसका मनोबल ऊंचा होगा, जो बच्चे हार जाएंगे उसका मनोबल टूट जाएगा। तो ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। सहयोग यानी कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देंगे। यानी इसका सही उत्तर क्या है, नंबर बी, सहयोग की भावना।
निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, यानी जो इसमें गलत है वही आपका उत्तर है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, सही है कि नहीं है? तो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये कथन सही है, यानी सुधार कर सकते हैं। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी सही है। यानी लर्निंग, जो लर्निंग है स्कूल में जो सीखते हैं सिर्फ उसी को शिक्षण नहीं कहते, हम कहीं भी समाज में, खेल के मैदान में, ग्रुप में, घर में, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से होता है, तो ये भी क्या है? सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही है। शिक्षण अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शन है, ये आपका क्या है? गलत है, और यही क्या है? नंबर डी सही ऑप्शन है। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, सीखने का जो नियम है फ्रॉइड है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है। जो एडलर है, द एक्सपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? नंबर सी थॉर्नडाइक है, जिन्होंने नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। नंबर 42, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। बताया गया है जो अकॉर्डिंग टू व्हिच साइकोलॉजिस्ट लर्निंग मीन्स बिल्ड अप नॉलेज, किसके अनुसार है? तो ये हो जाएगा जो स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे या लेव वाइगोत्स्की, तो इसका हो जाएगा पियाजे। क्या होगा सही उत्तर? नंबर सी, पियाजे के अनुसार क्या है? सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, इसका जो सही उत्तर है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? जो निम्न है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, या प्रबलन सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम है, प्रबलन सिद्धांत, ये सभी है। यानी किससे जुड़ा है? अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है इससे सभी से रिलेटेड है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया जो है, ये बात किसने कहा था? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गैने या हल, ये किसने कहा था? नंबर बी, वुडवर्थ ने कहा था, ये उनका कथन है। नेक्स्ट है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया? जो पावलोव ने, एबिंगहॉस ने, क्या है? थॉर्नडाइक और स्किनर ने। तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया था, लॉ ऑफ रेडीनेस का। इसके बाद है, सीखने संबंधी नियोग्यताएं, जो लर्निंग डिजेबिलिटी है, सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके जो पैतृक है, पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, या औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। आपको बताया गया जो इसमें क्या है? लर्निंग डिजेबिलिटी। तो लर्निंग डिजेबिलिटी साधारणतः किस में होती है? तो उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती हैं। यानी क्या है? ये जेनेटिक है, जो बच्चों में, माता पिता से बच्चों में आ जा रहा है कुछ जो लर्निंग डिजेबिलिटी है। तो सही उत्तर क्या जाएगा इसका? नंबर सी। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या तत्परता से। यहाँ पे बताया गया जो प्राइमरी फंडामेंटल लॉ, प्राइमरी फंडामेंटल लॉ जो है तो किससे रिलेटेड है? ये हो जाएगा आपका तत्परता से क्या है? संबंधित है। इसमें था जो थॉर्नडाइक ने दिया था, जो प्राइमरी जो था, जो मेन लॉ था, मुख्य नियम था, उसके बाद जो सेकेंडरी लॉ था, तो प्राइमरी लॉ में जो है ये तत्परता का जो है लॉ ऑफ रेडीनेस आता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा, ये सभी। यानी कौन सा? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अनुकरण है, प्रतियोगिता है, प्रशंसा एवं निंदा है, और ये सभी है। इमिटेशन, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, कंपटीशन है, ऑल ऑफ दीज है। सीखने की प्रक्रिया क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो अनुकरण है जो देख करके किसी का नकल करके या कॉपी करके सीखते हैं। कंपटीशन, प्रतियोगिता नहीं है। प्रशंसा और निंदा ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नंबर डी क्या है इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुकरण, प्रतियोगिता और प्रशंसा एवं निंदा, और इसे भी जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है।
प्रशंसा करने पर क्या करेंगे बच्चे, जल्दी काम को करेंगे, जल्दी ग्रहण करेंगे, जल्दी सीखेंगे। निंदा करने पर क्या होगा, उसका मन टूट जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा और वो सीखने से दूर भागेंगे। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने का। तो बोला सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करता है, किसके ओर, यानी यहाँ जो तत्परता है, क्या ये तत्परता थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम की ओर संकेत कर रहा है? नहीं, ये उसकी ओर संकेत नहीं कर रहा है। तो शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर पर या सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर सी। यानी ये किस पे कर रहा है, सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, यानी उसका जो वर्तमान में जो स्थिति है वो उसके लिए तैयार है कि नहीं है, इसकी ओर वो इंगित कर रहा है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को से सीखता, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम, अनुबंध, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम। यानी इसका सही उत्तर क्या है, नंबर 1 सामाजिक अधिगम। तो ये हमारा क्या था, आज का जो 50 के लगभग जो महत्वपूर्ण MCQ था, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो पिछले एग्ज़ाम में भी आ चुका है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लर्निंग और पेडागोजी से रिलेटेड है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।